इस देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। गाँव गाँव की बोल रही दादी, राहुल गांधी कब करेंगे शादी। हमारे साथ हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री रामदास अठावले जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कांग्रेस का, एनसीपी का विरोध किया था, उनके साथ जाने का निर्णय उद्धव ठाकरे जी का बहुत बड़ा धोखादायक था। ये सरकार मराठा समाज को न्याय देने की भूमिका की है और शायद निर्णय 1-2 दिन में हो जाएगा। कास्ट सेंसस से कोई न्याय मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। कास्ट सेंसस से खाली जाति का कितना परसेंटेज इतना मालूम हुआ। महाराष्ट्र में परिवारवाद कितना हावी है? मैं हमेशा परिवारवाद का विरोध करते आया हूँ। देवेंद्र फडणवीस को कहा जाता है कि वो चाणक्य हैं बीजेपी महाराष्ट्र में। आपको लगता है कि वो एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं? नमस्कार, जागरण डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आज हमारे साथ हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और ये प्रेसिडेंट है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, श्री रामदास अठावले जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, स्मृति रस्तोगी जी, आपका भी आभार व्यक्त करते हैं कि जो जागरण टीवी है उसमें आपने मुझे आपके कुछ सवाल पूछकर जवाब देने का मौका आपने मुझे दिया है और इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और सवाल आप पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा। बिल्कुल सर। और आपका ये इंटरव्यू करना कई दिनों से हमारे क्या कहते हैं प्रायोरिटी पे था, और तो आज ये हमारी भी किस्मत है कि आज आपका वक्त मिला। सर, शुरुआत यहीं से करूंगी कि पिछले कुछ समय से जो मराठा आरक्षण को लेकर के जो लगातार जो प्रोटेस्ट चल रही हैं, मांग चल रही हैं, अब पिछले कुछ समय से ये मांग, ये प्रोटेस्ट बहुत हिंसक भी हो गई है। हालांकि आपका भी एक स्टेटमेंट आया था जिसमें कहा था कि आपने भी ओबीसी मराठा कम्युनिटी के लिए आपने आरक्षण की बात कही है। ये जो पूरा इंसिडेंट इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में? यही है कि मराठा आरक्षण की मांग बहुत सालों से हो रही है। जब कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी, कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार भी थी, तब भी बहुत बार एक मांग होती रही, लेकिन तब की सरकारों ने इस विषय की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक तो मराठा समाज एक बहुत अच्छा सशक्त समाज भी है। इस समाज के पास जमींदार भी है, उद्योगपति भी है, राजनीतिक लोग भी है। तो इसीलिए बाकी के लोगों को ऐसा लगता है कि मराठा समाज को आरक्षण की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब मैंने देखा था, मैं गांव से मुंबई आया था, तब मैंने देखा था कि गांव में मराठा समाज के बहुत सारे लोग अमीर भी है, लेकिन बहुत सारे लोग गरीब भी है। तो मराठा समाज की मांग ये है कि भाई जो गरीब मराठा है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है उनको आरक्षण मिलेगा। जिस तरह ओबीसी का जो आरक्षण है मंडल कमीशन के माध्यम से मिला था, तो वो भी जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर उनको ही मिलता है, सब ओबीसी को नहीं मिलता है। तो इसीलिए उनकी मांग ये है कि भाई जो गरीब मराठा समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और मैंने सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग की थी। दूसरा, मैंने ये भी मांग किया था कि पूरे देश भर में जो क्षत्रिय है, जो SC ST और ओबीसी में आते नहीं है, और जो उच्च वर्णियों में से जो क्षत्रिय कम्युनिटी है, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हरियाणा में जाट कम्युनिटी, उनका भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। राजपूत समाज की भी मांग है, रेड्डी समाज की मांग है, जो क्षत्रिय कम्युनिटी पूरे देश भर में है उनकी भी मांग है। लेकिन आज मराठा समाज के आंदोलन ने जोर पकड़ा है। जो मनोज जरांगे पाटिल जी जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव के रहने वाले हैं, और उन्होंने मतलब अनशन शुरू किया और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को जगाने का काम किया। एक बार तो उन्होंने अपने गांव में एक बड़ी सभा रखी, 150 एकड़ ज़मीन पर सभा रखी और लाखों की संख्या में लोग उसमें आए। तो मतलब जरांगे पाटिल जी की मांग को सपोर्ट करने के लिए मैं उनके अनशन के टाइम पर मैं गया भी था। तो मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये भूमिका मेरी है। और उनकी भी मांग यही थी कि भाई किसी के आरक्षण को धक्का ना लगाकर हमको आरक्षण मिलना चाहिए। तो अभी जिस तरह माजी न्यायमूर्ति शिंदे जी, इनके नेतृत्व में एक समिति पर बनाई थी महाराष्ट्र सरकार ने, और इस समिति का रिपोर्ट शायद आज मिलने वाला है। तो माननीय एकनाथ शिंदे जी ने बोला है कि जो रिपोर्ट अभी आएगा उसको हम स्वीकारेंगे और मराठा समाज को आरक्षण देने की जिम्मेदारी हमारी है। पहले सरकार ने तो नहीं ये किया, लेकिन ये सरकार जो है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस,
और अजितदादा पवार की जो सरकार है, ये सरकार मराठा समाज को न्याय देने की भूमिका की है और शायद निर्णय 1-2 दिन में हो जाएगा। कांग्रेस ने मांग की है कि जिस तरह से बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस करे गए हैं, उस तरह से पूरे देश में भी वो सेंसस होने चाहिए, जैसे SC ST और OBC कम्युनिटी को न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके। मुझे लगता है कि कास्ट सेंसस से कोई न्याय मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। कास्ट सेंसस से खाली जाति का कितना परसेंटेज इतना मालूम होगा, उससे कोई आर्थिक कोई उसका लाभ होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस तरह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कास्ट बेस सेंसस होता है, लेकिन बाकी के OBC और जनरल कैटेगरी का सेंसस नहीं होता है। उसमें टेक्निकल डिफ़िकल्टी ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते संविधान सभा ने जो कानून बनाए, तो जब संविधान बना था तो उसमें कास्टिज्म को ख़त्म करने का कानून है, और कास्टिज्म ख़त्म हुआ है तो फिर कास्ट बेस्ड सेंसस कैसा करेगी, ये टेक्निकल मुद्दा है। तो मैं कांग्रेस को सवाल पूछना चाहता हूँ, माननीय राहुल गांधी जी को सवाल पूछना चाहता हूँ, आप आज मांग करें भाई OBC का जो सेंसस होना चाहिए, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं किया? इतने साल 70 साल तक आप सत्ता में रहे, क्यों नहीं किया आपने? ठीक बात है, अभी हम सत्ता पर आए हैं तो हमने उसका विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार की टेक्निकल डिफ़िकल्टी है। लेकिन मेरे पार्टी की मांग ये है कि मैं जब लोकसभा में था तब भी मैंने मांग किया था, मैं अभी 2 बार राज्यसभा में हूँ तब भी मेरे पार्टी की जो भूमिका है, ये भूमिका खाली OBC का सेंसस की नहीं है। मेरी पार्टी की भूमिका है कि सब जाति का सर्वे होना चाहिए, OBC के साथ जनरल कैटेगरी का भी सर्वे होना चाहिए, ताकि हर कास्ट का कितना परसेंटेज है। और जिस तरह शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को पॉपुलेशन के हिसाब से 15% और 7.5% रिजर्वेशन मिलता है। 1950 में जब संविधान बना था तब जो आंकड़े थे उसमें SC ST का पॉपुलेशन 7.5 था, 22% था, लेकिन अभी SC ST का पॉपुलेशन 25% हुआ है। तो जिस तरह कल इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर आरक्षण हर जाति को देना है तो हर जाति को उनके परसेंटेज के मुताबिक आरक्षण दिया भी जा सकता है। मतलब हमारा आरक्षण हमारा तो मिल ही रहा है, दूसरे को मिलने के लिए हमारा विरोध नहीं है, उनका भी भला होना चाहिए, हमारा भी भला होना चाहिए। तो कास्ट बेस्ड सेंसस से आगे थोड़ा ये फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अभी हर कास्ट को आरक्षण मिल रहा है। जिस तरह SC ST को 22.5% है, OBC को 27% है, तो दोनों को मिलाकर जो आरक्षण मिलता है ये 49.5% मिलता है। और अगर आबादी देखा जाए तो कालेलकर कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें OBC का पॉपुलेशन 52% है। इसी तरह का उन्होंने सर्वे किया था, वो आंकड़ा जो है वो आगे पीछे हो सकता है। तो अगर हम OBC का परसेंटेज 52 पकड़ते हैं और SC ST का परसेंटेज 25 पकड़ते हैं तो दोनों का पॉपुलेशन 77% है, और इनको आरक्षण कितना मिलता है? 49.5% आरक्षण मिलता है। और जिनकी आबादी बची है 23%, इन लोगों को अभी भी 50.5% आरक्षण मिलता है। लेकिन अभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने का निर्णय हमारे माननीय मोदी सरकार ने लिया है, और अभी सभी जाति को आरक्षण मिलने के दरवाजे खुले हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, उस फैमिली को इस आरक्षण का शिक्षा में, नौकरी में फ़ायदा होगा, जो 10% आरक्षण दिया है। तो मुझे लगता है कि भाई आरक्षण का जो मुद्दा है ये हर जाति को आरक्षण मिलना चाहिए, और हमारा हमको दे दो, तुम्हारा तुम ले लो, हमारा उसमें विरोध नहीं है। तो ये मराठा आरक्षण की बात तो अभी तेज हो गई है। अभी मराठा आरक्षण अगर महाराष्ट्र में मिलता है तो बाकी के राज्यों में भी जो क्षेत्रीय कम्युनिटी है उनको भी भविष्य में आरक्षण मिल सकता है। स्मृति जी, मैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में आपसे बात करूंगी। उद्धव ठाकरे जी का भी टेन्योर हमने देखा मुख्यमंत्री के तौर पे महाराष्ट्र के, हमने एकनाथ शिंदे जी का भी टेन्योर हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। आप क्या कहेंगे कि किसका पलड़ा महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र की राजनीति में भारी आपको दिखा? मुझे लगता है कि जिस तरह देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे 5 साल तक, 14 से 19 तक, तो उनका पलड़ा बहुत बड़ा था, बड़ा ऊंचा था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था।
उसके बाद जो बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ आकर सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पवित्रा लिया है कि भाई हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और बीजेपी के पास 103 लोग बीजेपी के, 2 एमएलए आरपीआई के और बाकी के 12-13 इंडिपेंडेंट, इतनी हमारी ताकत थी। 118 तक 117-18 तक एमएलए हमारे पास थे। लेकिन जब तक शिवसेना हमको सपोर्ट नहीं करती है तब तक 145 का जो आंकड़ा था वो पूरा नहीं होता था। तो इसीलिए मतलब उद्धव ठाकरे जी ने निर्णय लिया कि जिस बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कांग्रेस का, एनसीपी का विरोध किया था, उनके साथ जाने का निर्णय उद्धव ठाकरे जी का बहुत बड़ा धोखादायक था और उनको धोखे का सामना करना पड़ा। शुरू से एकनाथ शिंदे जी और कई एमएलए नाराज थे कि हम बीजेपी के साथ इतने साल रहे, लेकिन अभी बीजेपी को छोड़कर आप एकदम कांग्रेस एनसीपी के साथ जा रहे, अच्छी बात नहीं है। लेकिन संजय राउत जी ने उद्धव जी को ज़्यादा भड़का कर वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ चले गए और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो उद्धव ठाकरे जी का जो कार्यकाल है वो आदमी अच्छा है, वो हमारे अच्छे मित्र भी है, लेकिन सरकार चलाने के लिए जो हिम्मत चाहिए, सरकार चलाने के लिए जो अनुभव चाहिए, या सरकार चलाने के लिए जो काम करने की भूमिका या टाइम देने की भूमिका होनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। और उद्धव ठाकरे जी घर छोड़कर मंत्रालय भी नहीं जाते थे, निर्णय भी उतने नहीं होते थे। लेकिन उसके बाद एकनाथ शिंदे जी जो है, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत बड़ा मन करके देवेंद्र फडणवीस जी ने मतलब एकनाथ शिंदे जी को लगाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकनाथ शिंदे का खुद आई, वो बहुत दिनों से नाराज थे और उन्होंने 40 एमएलए अपने साथ लाकर 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा, जो 56 एमएलए इनके पास थे, उसमें से 40 एमएलए को लेकर मतलब एकनाथ शिंदे जी शिवसेना से बाहर आ गए और देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा मन करके वो मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का मन उन्होंने बनाया और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो वो मंत्रिमंडल में नहीं रहने वाले थे, लेकिन अचानक जेपी नड्डा जी का फोन आया और अकेले एकनाथ शिंदे जी का मुख्यमंत्री पद का शपथ होने वाला था, लेकिन माननीय जेपी नड्डा जी का फोन आया कि आप डिप्टी सीएम का शपथ लीजिए। और फिर उन्होंने अचानक डिप्टी सीएम का शपथ लिया। लेकिन उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे का वो बहुत बड़ा आदर करते रहे एज ए सीएम। और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी जो सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, बहुत लोगों तक पहुंचने के निर्णय लिए हैं। और उद्धव ठाकरे तो कभी बाहर जाते नहीं थे, लेकिन एकनाथ शिंदे जी रात के 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बजे तो लोगों को मिलते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी अच्छा काम करते हैं। तो एकनाथ शिंदे जी का कार्यकाल उद्धव ठाकरे जी से भी बहुत 100 गुना मतलब अच्छा है और इसीलिए एकनाथ शिंदे जी एक पॉपुलर मुख्यमंत्री के माध्यम से आज लोगों के सामने है। आपने देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में बात किया, तो पहले 5 साल का उनका टेन्योर था। 5 साल उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के सर्व किया। उसके बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से डेप्यूटी उप मुख्यमंत्री के रूप में वो कार्यरत हुए। उनको चाणक्य बोला जाता है। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी महाराष्ट्र में चाणक्य की भूमिका निभाते हुए कहा गया है कि जिस तरह से उन्होंने एकनाथ शिंदे जी की पार्टी को ला करके महाराष्ट्र में सरकार बनाने का, जो एनडीए सरकार लाने का जो प्रयास किया, वो सराहनीय भी रहा। लेकिन उनको एक कहा जाता है कि वो चाणक्य हैं बीजेपी महाराष्ट्र में। आने वाले टाइम में, खासकर 2024 का चुनाव, उसके बाद जो महाराष्ट्र में चुनाव होगा, आपको लगता है कि वो एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं? देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ही एक्टिव आदमी है। देवेंद्र फडणवीस जी सबके साथ अच्छे संबंध रखने वाले हैं और उनके मन में था कि अगर उद्धव ठाकरे ने मुझे धोखा दे दिया है तो मैं कुछ दिन के बाद उनको मैं धोखा दूंगा, ऐसा धोखा दूंगा कि मैं उनका खोखा करूंगा। तो इसी तरह की भूमिका उनकी थी और उसके लिए 2.5 साल लग गए और बहुत दिनों से एकनाथ शिंदे जी उनके संपर्क में थे, लेकिन 40 एमएलए को इकट्ठा करना बहुत बड़ा मुश्किल था। तो बाद में ऐसा हुआ और जिस तरह मतलब एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया है। अभी 2024 में नक्की मतलब हमारी एनडीए की सरकार आएगी, महायुति की सरकार आएगी, तब क्या होगा अभी मालूम नहीं है। लेकिन अभी
लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस जी को मौका मिलता है तो महाराष्ट्र को और भी अच्छा न्याय दे सकते हैं, और भी अच्छा ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे जी को तो मौका भी मिला ही है। तो बाद में बीजेपी की ही सबसे ज़्यादा सीटें आएगी। अभी तो बीजेपी की 105 सीटें हैं और एकनाथ शिंदे जी के पास 50 सीटें, मतलब 40 शिवसेना और 10 इंडिपेंडेंट, इतने 50 लोग उनके पास है। अजीत दादा के पास 42 लोग हैं और अभी कम से कम 210 एमएलए हमारे महायुति के साथ, एनडीए के साथ है। तो आगे अभी क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन सरकार ज़रूर हमारी महायुति की, एनडीए की आएगी। और अभी तब क्या होगा अभी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सभी का विचार लेकर ही निर्णय होगा। मगर ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले टाइम में, अगले कुछ महीनों में ऐसा भी हो सकता है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए महाराष्ट्र का। मतलब अभी अजीत पवार जी को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा, बनने की इच्छा अजीत पवार जी की है ही है। लेकिन अभी अगर कोई ये डिसक्वालिफिकेशन का कुछ मुद्दा सामने आता है, अगर 16 एमएलए डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली माननीय एकनाथ शिंदे जी डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। और उसके बाद क्या निर्णय लेना है, अजीत पवार को करना है या देवेंद्र फडणवीस जी को करना है, उसका फैसला बीजेपी का हाई कमांड लेगा। तो इसीलिए अभी क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन अभी एकनाथ शिंदे जी ये चुनाव तक रहेगी। इसी तरह की भूमिका देवेंद्र फडणवीस जी भी लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन अभी ये डिसक्वालिफिकेशन की टांगती तलवार है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 31 तारीख तक ये निर्णय लीजिए, ऐसा आदेश राहुल नार्वेकर जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको बताया है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो कोई न कोई तो उसमें बदलाव हो सकता है और अजीत दादा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं या देवेंद्र फडणवीस जी भी बन सकते हैं। मगर देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता भी है तो उनको एमएलसी चयनित करके उनको वापस से वो सीट दिला दी जा सकती है। हाँ, मतलब जो उन्होंने एकनाथ शिंदे जी है, हाँ, ये उन्होंने जो बोला है बात सही है कि अगर उनका एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो किसी भी एक एमएलसी को रिज़ाइन देकर उस सीट से एकनाथ शिंदे जी को दोबारा एमएलसी बनाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो ये प्रस्ताव भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि भाई एकनाथ शिंदे जी को कोई हम इसी तरह का कोई उनका अनादर नहीं करेंगे। और वो बार बार बोल रहे हैं कि भाई चुनाव तक उनके नेतृत्व में ही हमारा जो कामकाज है, ये हमारा मंत्रिमंडल है, उनके नेतृत्व में ये काम करेगा, ये उनका कहना है। तो ये एमएलसी बनाकर उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र में परिवारवाद कितना हावी है? जब हम शरद पवार की बात करते हैं, सुप्रिया सुले की बात करते हैं, उद्धव ठाकरे की बात करते हैं तो उनके बेटे आदित्य ठाकरे की बात करें, एकनाथ शिंदे जी की बात करते हैं तो श्रीकांत शिंदे जी की बात करते हैं, वहीं पे अजीत पवार उनके बेटे की बात करते हैं। परिवारवाद महाराष्ट्र में इस वक्त कितना हावी है? हाँ, तो मतलब बहुत जगह पर इसी तरह का परिवारवाद है और मैं हमेशा परिवारवाद का विरोध करते आया हूँ। जो पार्टी के वर्कर है उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन अपने घर के लोगों को ही मिनिस्टर हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, एमएलसी हो, एमएलए हो, तो इसी तरह का पूरा 4-4, 5-5 लोगों को एक घर को सत्ता देना ठीक नहीं है, मेरा व्यक्तिगत मत है। लेकिन जिस तरह परिवारवाद नज़र आता है, जिस तरह अभी उद्धव ठाकरे जी आदित्य ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, तो आदित्य तो अच्छा लड़का है, वो सबका प्यारा भी है, लेकिन इतनी जल्दी वो कैसा मुख्यमंत्री बन सकता है? तो इसीलिए मुझे लगता है कि परिवारवाद से थोड़ा सा हम अलग रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी ये महाराष्ट्र में नहीं और भी कई राज्यों में इसी तरह का सिलसिला चलता रहा है। लेकिन व्यक्तिगत लेवल पर परिवारवाद का मैं विरोध करता हूँ। शिवसेना का टूटना आगामी लोकसभा चुनाव पर कोई असर डालेगा? हाँ, तो मुझे लगता है कि असर तो डालेगा ही, क्योंकि इतने एमएलए टूट कर बाहर आए हैं, शिवसेना तितर बितर हो गई है। उद्धव ठाकरे जी के साथ भी लोग हैं, लेकिन इलेक्टिव मेरिट वाले जो लोग हैं, ये मैक्सिमम लोग एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, बहुत सारे कारपोरेटर उनके साथ आए हैं, बहुत सारे लीडर उनके साथ आए हैं।
और इसीलिए मतलब बीजेपी की जो ताकत है वो ताकत है ही है, उसमें एकनाथ शिंदे जी की ताकत प्लस हो गई है, अभी अजय दादा की ताकत उसमें प्लस हो गई है। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गांव-गांव में है, मेरी पार्टी की ज़्यादा एमएलए नहीं है, मेरी पार्टी के 2 एमएलए है जो बीजेपी के साथ अलायंस में चुनकर आए हैं, लेकिन मेरी पार्टी घर घर में गांव-गांव में बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और उसका फ़ायदा बीजेपी को और जो हमारी महायुति है उसको हमेशा फ़ायदा होता रहा है। मैं 2012 से बीएमसी इलेक्शन से मैं बीजेपी की शिवसेना के साथ हूँ, उसके पहले मैं कांग्रेस के साथ एनसीपी के साथ मैं रहा हूँ और अभी लगातार 11 सालों से मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं बीजेपी के साथ हूँ, एनडीए के साथ हूँ। तो इसीलिए मेरी पार्टी का भी फ़ायदा होगा और कम से कम हमने तो अनाउंस किया है कि कम से कम 200 तक सीटें जो है ये 200 तक सीटें हमारी विधानसभा में चुनकर आएगी और 40 से ज़्यादा सीटें हमारी लोकसभा में चुनकर आएगी। ऐसा हमारा प्लानिंग है और उसी तरह हमारा काम चल रहा है। तो सीटों को लेकर के अभी कोई बात हुई है आप लोगों की, सीटों के बंटवारे को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के? सीट शेयरिंग के लिए अभी तो कोई बात नहीं हुई है, अभी ये सब मामला चल रहा है, ये सब सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद मुझे लगता है कि उसके बाद हम बैठेंगे कौन सी पार्टी को क्या सीट देनी है, क्या विवाद ना करके अंडरस्टैंडिंग से हम सीटों का बंटवारा करेंगे और ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार का INDIA गठबंधन में शामिल होना आपको लगता है कि उनका पलड़ा भारी कर सकता है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का, विपक्ष का? अगर माननीय शरद पवार जी अगर INDIA में आते हैं, अपोजिशन शरद पवार जी INDIA में आज है और अजीत दादा का कहना ये था कि पवार साहब का ये कहना था कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए, तो पवार साहब ने हमको हमारा सुना नहीं, उन्होंने बोला था कि बीजेपी के साथ जाने की आवश्यकता है लेकिन वो आए नहीं, इसीलिए हम लोग आ गए हैं। और अगर पवार साहब भी अगर एनडीए में आते, हमारे एनडीए में आते हैं तो हमारा महाराष्ट्र में और भी फ़ायदा होगा, बाकी के राज्यों में तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में शरद पवार जी अगर एनडीए ज्वाइन करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैंने बहुत बार अपील भी किया है कि भाई पवार साहब ने आना चाहिए, अगर मैं कांग्रेस एनसीपी को छोड़कर मैं इनके साथ आया हूँ और नरेंद्र मोदी जी और शरद पवार के संबंध बहुत अच्छे भी हैं, वहाँ नरेंद्र मोदी जी बारामती जाकर भी आए हैं, वहाँ का डेवलपमेंट देख कर भी आए हैं और पवार साहब ने बारामती में उसी इलाके में अच्छा काम किया है। तो इसीलिए पवार साहब ने जिस तरह माननीय अटल जी के सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस थे, नीतीश कुमार थे, शरद यादव थे, ममता बनर्जी थी, डीएमके थे, ऐसे कई जो पार्टी के जो नेता थे वो अटल जी के टाइम पर एनडीए में थे। तो मुझे लगता है कि भाई पवार साहब को आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहे, वो तो बोल रहे कि मैं एनडीए में नहीं जाऊंगा, मैं INDIA में ही रहूँगा। 2024 का जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें एनडीए INDIA अलायंस का मुकाबला किस तरह से करेगी, क्या रणनीति रहेगी? हाँ, तो हमारी रणनीति यही रहेगी कि भाई हमने 10 साल में देश का बहुत अच्छा विकास किया है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट निर्णय हमने लिए हैं। आज अगर आप देश भर में घूमते हैं तो इतने रोड बन गए हैं, नेशनल हाईवे पहले कभी 4 लेना नहीं थी, सिंगल ही रोड रहते थे, लेकिन जब से नितिन गडकरी जी को ये जिम्मेदारी सौंप दी तब उन्होंने मतलब रोड का एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। उसके साथ साथ जो जनधन योजना है, जनधन योजना के 50 करोड़ अकाउंट खुले, जिन्होंने कभी बैंक का दरवाज़ा नहीं देखा था वो आम आदमी आज बैंक में जाता है, उन्होंने अपना अकाउंट उधर खोला है, तो 50 करोड़ लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। कम से कम 36-37 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुद्रा योजना का फ़ायदा हुआ है। 50,000 से लेकर 10 लाख तक का छोटा मोटा धंधा करने के लिए वो लोन होता है और विदाउट गारंटी ये लोन है, विदाउट तारण ये लोन है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बैंक वाले तकलीफ देते उनको मालूम था, तो इसीलिए उन्होंने ये स्कीम बनाई और 36 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। गांव में हमारी माँ बहनें चूल्हे पर खाना बनाती थी, धुएं से उनकी पूरी आंखें लाल बूंद हो जाती थी और ये देखकर नरेंद्र मोदी जी ने
घर घर में गैस सिलेंडर देने का निर्णय लिया और वो कम से कम 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस सिलेंडर मिला है। शौचालय के साथ जो आवास है, आवास देने का एक स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना की बनी और उसमें 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अभी तक आवास मिले हैं। एक आयुष्मान भारत योजना एक है कि गरीब लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक फैमिली को 1 साल में 5 लाख देने की स्कीम है और इस स्कीम के अंतर्गत आज तक कम से कम 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो इसी तरह मतलब बहुत सारे निर्णय हुए हैं, तो इसीलिए हम लोगों के सामने जाएगी। हमने 370 आर्टिकल हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। आज गांव-गांव में जब हम कभी कश्मीर जाते हैं, जम्मू जाते हैं, तो वहाँ गांव-गांव के लोग मंत्री आए करके उनका स्वागत करते हैं। वहाँ का जो आतंकवाद है वो बहुत बड़ा ख़त्म करने का काम वहाँ की आर्मी ने, BSF ने, सबने किया है, सिक्योरिटी एजेंसी ने। और पहले ऐसा होता था कि अगर एक आतंकवादी अगर ढेर हो जाता था तो उसके प्रेत यात्रा में हज़ारों लोग हो जाते थे, लेकिन आज अगर ऐसा कोई आतंकवादी ढेर होता है तो उसके फैमिली के लोग उसमें जाते हैं, दूसरा एक भी आदमी नहीं जाता है। तो एक डर उनके बीच में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का भी विकास भी हो रहा है। श्रीनगर में, कश्मीर में, मतलब कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं, उनको कोई डर बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए 370 हटाने के बाद वहाँ विकास हो रहा है। दूसरा जो है ये हमारा 10% आरक्षण का मैंने बोला कि भाई इकोनॉमिक सेक्शन को तो आरक्षण मिला है। महिलाओं को आरक्षण देने का बिल कई सालों से पेंडिंग था। मैं 1998 से मैं लोकसभा में था, तब अटल जी के टाइम पर भी ये बिल आया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने, RJD के लोगों ने उसको फाड़ने का भी काम किया था और वो बोल रहे थे भाई OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अभी राहुल गांधी जिस तरह आज बोल रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल में OBC को भी लेना चाहिए, लेकिन OBC तब तक उसमें नहीं आ सकते हैं जब तक OBC को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का निर्णय होता नहीं है। अगर वो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली महिला आरक्षण बिल में उनको भी हिस्सा में मिलेगा, लेकिन आज OBC उसमें नहीं आ सकते हैं। लेकिन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को उसमें हमारे पॉपुलेशन के मुताबिक हमारी सीटें उसमें रहेगी। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, तो हमने इतना काम किया है। और अकेले नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए 26-27 जो नेता लोग हैं, ये नेता लोग, जिन नेता लोगों को माननीय इंदिरा गांधी जी के टाइम पर इमरजेंसी में जेल में डाला था, ये सब लोग अभी एक साथ आ रहे हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्टों का जवान है वो एक साथ आ रहे हैं। ममता बनर्जी और कम्युनिस्टों का 36 का आंकड़ा है वो एक साथ आ रहे हैं। और अभी विधानसभा में जगह जगह पर अपना अपनी सीटें लड़ रहे हैं। तो इसी तरह लोकसभा में क्या करते हैं मालूम नहीं है, लेकिन लोकसभा में भी ऐसा ही विवाद होगा और विवाद नहीं भी होगा तो फाइट करने के लिए हम तैयार है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोकसभा का चुनाव इंडी जीतेगी और कम से कम जिस तरह हमें 330 से लेकर 350 तक हमको सीटें मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और उसी तरह हमारा पूरा काम चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है, सब हमारी एनडीए की पार्टियां एक साथ मिलजुल कर काम कर रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आएगी, क्योंकि G20 के माध्यम से पूरे दुनिया भर में हमारी चर्चा हुई है। और आज इकोनॉमी में हमारा देश पहले 10 नंबर पर था, मोदी जी के कार्यकाल में 6 नंबर पीछे डालकर वो 4 नंबर पर आ गया। और अभी 15 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है, उसमें हम तीसरे नंबर पर आए हैं। 1 नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर भारत है। तो इसीलिए बहुत सारे काम हुए, इसीलिए हमें विश्वास है कि जनता हमें साथ देगी। नेता लोग जो करना है वो करते रहे, लेकिन जनता हमारे साथ रहेगी। अटावले जी, आपके बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि आप बहुत अच्छे पोएट हैं, आपकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। जब आप आते हैं तो लोगों को बहुत उम्मीदें रहती हैं आपसे कि कुछ ऐसा आप सुनाएंगे जिससे एक समा बन जाएगा। ये जो आगामी चुनाव हैं, जिस तरह से इंडिया गठबंधन, INDIA गठबंधन जिस तरह से एक हुआ है, आपने बोला कि सब एक मंच पे आ गए हैं, और क्या कहेंगे आप अपनी कविता के ज़रिए? कुछ अगर आप 2-3 पंक्तियाँ सुनाएं। नहीं, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि
जिस तरह सारे देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, जिस तरह सारे देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी, तो ममता जी हो, नीतीश जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, या मतलब और भी कुछ नेता है, तो अगर इस देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? गाँव गाँव की बोल रही है दादी, गाँव गाँव की बोल रही है दादी, राहुल गांधी कब करेंगे शादी? तो ये भी लोग पूछ रहे हैं। और ये सब जो इनका माहौल है, ये माहौल इनका नरेंद्र मोदी जी को हराने का है, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी को हारने नहीं देंगे। हम अपोजिशन को गिराएंगे और हम हमारा काम आगे चलाते रहेंगे। अठावले जी, अपनी पार्टी के विस्तार के लिए आखिरी सवाल, आपकी पार्टी के विस्तार के लिए आप क्या कर रहे हैं? फ्यूचर कहाँ आप देखते हैं? फ्यूचर आने वाले समय में अपनी पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? हाँ, तो आज मेरी पार्टी जो है, मेरी पार्टी देश के कोने कोने में है। आज मेरे पार्टी के 2 एमएलए नागालैंड में चुनकर आए। नागालैंड में हमने 8 कैंडिडेट खड़े किए, तो उसमें से 2 लोग हमारे चुनकर आए अपने बलबूते पर, और 4 लोग हमारे सेकंड में थे। अभी मैंने नागालैंड के लोगों के साथ मैंने बात की, उनका कहना ये है कि भाई हम अगले बार ऐसी तैयारी करेंगे कि हमारी सरकार आएगी। इसी तरह का कॉन्फिडेंस हमारे लोगों को है। तो एक तो हमारा पार्टी का विस्तार बहुत अच्छा हो रहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ, इसका लोगों को आनंद है। और रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है। बाबा साहब का कहना था कि समाज में समानता होनी चाहिए, पार्टी में सब वर्गों को लाना चाहिए, तो हम चुनकर आ सकते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश जारी है कि यहाँ किसी भी जाति का आदमी हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, या माइनॉरिटी हो, दलित हो, आदिवासी हो, बुद्धिस्ट हो, सभी लोगों को एक साथ लाने की कोशिश मेरी चल रही है। और मेरी पार्टी नॉर्थ ईस्ट के सब राज्यों में है। अभी मैं 4 महीना पहले मैं गया था अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ भी आरपीआई की स्थापना हुई है। 3 महीने के बाद लक्षद्वीप में हमारी पार्टी की स्थापना होने वाली है। बाकी के सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश में और सभी राज्यों में, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, या हरियाणा हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, या इधर कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सभी राज्यों में, महाराष्ट्र है, गुजरात है, सभी राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है। खाली हमारा प्रॉब्लम ऐसा है कि बीजेपी ने थोड़ी हमको ताकत देनी चाहिए। बीजेपी ने हमको, अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में मायावती का जनाधार पूरा का कम होता जा रहा है। और एक ज़माना था कि रिपब्लिकन पार्टी के 19 एमएलए चुनकर आए थे, और चरण सिंह जी के सरकार में मेरे पार्टी के 4 मंत्री थे। मेरे पार्टी मतलब अपने आरपीआई के, और हरियाणा में और पंजाब में हमारे पार्टी के मंत्री हुआ करते थे। अब्बास मलिक नाम के मुस्लिम कम्युनिटी के हाथी सिंबल पर चुनकर आए हुए एक कारपोरेटर यहाँ के मेयर बन गए थे। तो इसी तरह मतलब हमारी आरपीआई की ताकत थी। लेकिन बीपी मौर्य, रामधन, संगप्री गौतम ऐसे नेता लोग बीजेपी में और कोई पार्टी में गए। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में हमारी पार्टी कमज़ोर हो गई। उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी बहुत सारे जिलों में है, लेकिन उतनी ताकतवर नहीं है। तो मैंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरी बहुत अच्छी पहचान है। जब 1998 में जब मैं पहली बार चुनकर आया था, तब आरपीआई के 4 एमपी चुनकर आए थे। तब से योगी आदित्यनाथ जी से मेरी अच्छी पहचान है। जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ, उनके साथ मेरी आधा घंटा तक बात होती रहती है। और मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा है कि भाई आरपीआई को अगर आप साथ लेते हैं तो बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के नेता लोग, कार्यकर्ता लोग मेरे साथ आ सकते हैं। अभी फिलहाल इतने नहीं आ रहे हैं। तो और मैंने ये भी उनके सामने प्रस्ताव रखा है कि मुस्लिम कम्युनिटी डायरेक्ट बीजेपी में नहीं आना चाहती है, लेकिन उनको ये मालूम है कि मेरी आरपीआई बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। तो वो मतलब बहुत सारे जो चुनाव लड़ने के उत्सुक ऐसे उम्मीदवार है कि वो मेरे पास आते, मेरे साथ बात करते हैं। तो मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा है
कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आरपीआई तो इंडिया में ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप हमको तो साथ मिल लीजिए और एक 3-4 सीटें अगर हमको मिलती है, एक आधी दलित को सीट देंगे, 2-3 मुसलमान को देंगे, ऐसा अगर हो जाता है और जहाँ कभी भी बीजेपी का कोई आदमी चुनकर नहीं आया है, ऐसी सीटें हमको दे दीजिए। तो उसी तरह मैंने माननीय जेपी नड्डा जी से भी बात किया है, तो आगे मैं ये बात करूँगा। और उत्तर प्रदेश में मायावती ने या कांशीराम जी ने हमारी जगह ली है। जो आरपीआई का पूरा जो ग्राउंड था वो उन्होंने उस पर कब्जा किया है। तो मैं अभी चाहता हूँ कि भाई लोगों को मेरा अपील है कि आज तक आपने बहन को देखा है, अभी थोड़ा हमारे भाई की तरफ देखो। और वैसा मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी बीबी ये उत्तर प्रदेश की है और अपने बनारस की ओर रहने वाली है। लाल बहादुर शास्त्री के रिलेटिव में भी मेरी बीबी आती है, लेकिन उनकी फैमिली बहुत सालों से महाराष्ट्र में रहती है। तो इसी तरह मैं यूपी का जजवाई हूँ और इसीलिए मैं लोगों से अपील करने वाला हूँ कि भाई आरपीआई को समर्थन दीजिए। और अगर आरपीआई को अच्छा अगर ताकत मिलती है तो उत्तर प्रदेश में हम एक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने थोड़ा हमारी तरफ देखना चाहिए। अडावली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जागरण डायलॉग्स को अपना समय देने के लिए। ठीक है, तो स्मृति जी आपने बहुत ही अच्छी इंटरव्यू लिया, बहुत सारे अच्छे सवाल आपने किए और आप एक पॉलिटिकल एडिटर भी है और आप तो पॉलिटिकल एडिटर है लेकिन हम पॉलिटिकल है, तो इसीलिए आपने बहुत अच्छे सवाल किए, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय दैनिक जागरण। थैंक यू सो मच सर। फिलहाल जागरण डायलॉग्स में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।